हेलो फ्रेंड्स, मैं शोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 27 सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और हर क्वेश्चन का आपको स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और कई सारी नई जानकारी आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व पर्यटन दिवस है, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व लेवल पर ये जो है दिवस मनाया जा रहा है, विश्व पर्यटन दिवस। तो कब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष इसका थीम है टूरिज्म एंड पीस, पर्यटन और शांति। इम्पोर्टेंट थीम है, पूछा जा सकता है क्योंकि थीम छोटा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि टूरिज्म के साथ शांति होना बहुत जरूरी है। तो विश्व लेवल पे जो है अगर शांति रहेगा, अगर मान लीजिए जैसे वही है इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रूस का हो रहा है, ऐसे ऐसे अगर देश लड़ते रहेंगे तो वहां कौन जाएगा? वहां पर्यटक कहाँ जाएंगे? वहां से खुद भाग के नहीं कोई जाना चाहेगा, वहां से भाग के खुद वापस आएंगे। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में स्थिति सही नहीं है, श्रीलंका में कुछ दिन पहले सही नहीं था। तो कहा कैसे वहां जो शांति नहीं रहेगा तो वहां लोग कैसे जाएंगे पर्यटन करने, दूसरे देश के लोग? तो इसीलिए जो है पर्यटक अगर आना है तो शांति जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टूरिज्म एंड पीस जो है शांति है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1980 में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र का ये है विश्व पर्यटन संगठन बना है। ये संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसीलिए जो है विश्व पर्यटन संगठन इसके द्वारा जो है 1980 में इसको स्थापित किया गया था, शुरुआत किया गया था। UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हुई थी, क्योंकि जो 27 सितंबर 1970 में जो है UNWTO के कानून को जो है स्वीकार किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपकी बारी से जो है थीम इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये तो है ही है 27 सितंबर। ये देखिएगा वर्ल्ड टूरिज्म डे, टूरिज्म एंड पीस इसका थीम पे काम हो रहा है 27 सितंबर। ये UNWTO देखिएगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है स्थापना आप देखेंगे तो 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975 में। इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे, हेडक्वार्टर तो मैड्रिड, आप जानते होंगे मैड्रिड कहाँ है? तो मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में है। कोई विश्व लेवल पे जो संगठन है इसका जो है स्पेन में मुख्यालय, हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई बड़ा लेवल के संगठन है और उसका स्पेन यानी मैड्रिड में ऑर्गेनाइजेशन होना ही, तो कहीं दूसरी जगह होता है, जेनेवा होता है, न्यूयॉर्क होता है, इस सब मॉडल में होता है, यहाँ नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में है। इसके जो है 160 सदस्य लगभग देश है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सदस्य इसके 160 है। कब हुआ था आपसे बता दिया, 1975 में ये फॉर्मेशन इसका हुआ था। ये देखिए WTO एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे इसको जो है कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वो भी सही है और ये भी सही है अपने आप में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रेड देखता है और ये टूरिज्म देखता है, तो इसलिए जो है इसको कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आज का। DRDO और भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग अकादमी INAE द्वारा संयुक्त रूप से 11वां अभियंता कॉन्क्लेव यानी इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? तो विकल्प में हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। सही उत्तर आपका रहेगा हैदराबाद, पहला उत्तर इसमें सही रहेगा। कब से कब हुआ? तो ये 26 से लेकर के 27 सितंबर तक हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मतलब आज 27 है तो आज तक भी ये चलेगा 2024 तक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इसका उद्देश्य देखिएगा क्या है? तो उद्देश्य है इसकी 2 रणनीतिक प्राथमिकताओं जो है उस पर ध्यान देना है। पहला क्या है? रक्षा अनुप्रयोग के लिए अतिरिक्त विनिर्माण पहला है, और दूसरा क्या है? रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श करना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस थीम पर इस पे कार्य हो रहा है। इस थीम के लिए, इस थीम पर जो है ये इस कार्य के लिए मतलब आयोजित किया जाता है। तो कहाँ हुआ? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ।
डीआरडीओ और भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि किसके साथ ये स्थापित किया जाता है या आयोजित किया जाता है। अगला देखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सब लोग सेल का नाम सुने होंगे, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो है इसकी 52वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन हुआ है, तो इसके मुख्यालय में हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे ही पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए दिया है, जैसे सेल का हो गया, सेल का, उसके बाद जो है बीपीसीएल का, ऐसे ऐसे करके 4 ऑर्गेनाइजेशन दिया था और उसका जो है हेडक्वार्टर जो है आपसे पूछा है क्वेश्चन में कई बार। तो आपको ये इस जो बड़ी बड़ी जो है कंपनी है या सरकारी जो है कंपनी है, उसको जो है आप देखना है कि मुख्यालय उसका कहाँ है। तो विकल्प में चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, जमशेदपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली। तो कहाँ इसका हुआ 52वीं वार्षिक आम बैठक, तो ये नई दिल्ली में हुआ, इसके हेडक्वार्टर में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये चीज आपसे देखिए, विकल्प में चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, जमशेदपुर। तो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि कहाँ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इसके बारे में आप सब लोग पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे कभी न कभी। जो है स्टील के उत्पादन में जो है भारत में अग्रणी ये भूमिका निभाता है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1954 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपसे बता दिया नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश है। तो कल उन्हें ने ही जो है पूरे संगठन के जितने सदस्य होते हैं उनको संबोधित कर रहे थे वो। तो अमरेंदु प्रकाश इसके अध्यक्ष हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। विकल्प में है गोवा, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो सही उत्तर आपका रहेगा गोवा। इंपॉर्टेंट हो जाता है गोवा। देखिएगा, हम आपसे पहले ही बता देते थे, जुकाम बुखार हुआ था तो उसकी वजह से अभी गले वगैरह में पूरा सही नहीं हुआ। हाँ, धीरे धीरे सही हो रहा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। गला वगैरह सबको हुआ होगा, समस्या जानते होंगे, तो एडजस्ट करिएगा। तो कब से हो रहा है, 20 से लेकर के 28 नवंबर तक 2024 तक मतलब होगा। तो कहाँ होगा, गोवा में होगा। एक कैथा संस्करण होगा तो 55वां संस्करण इसका होगा। आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो IFFI जो है, इसका स्थापना देखेंगे तो 1952 में हुआ है। कब हुआ है, 1952 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोवा में होने वाला है इसका। तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 गोवा में 20 से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा। ये देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ किस लिखा हुआ है, किसे रहना चाहिए। किसे जो है 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो विकल्प में प्रत्याशा रे, शिव शंकरी, शैलजा कुमारी, मीराबाई चानू। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये तैराक खिलाड़ी है प्रत्याशा रे। तो इनको जो है ये अवार्ड प्रदान किया गया है, एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये तैराक की खिलाड़ी है, तैराकी करती है, स्विमिंग। तो प्रत्याशा रे जो है फरवरी 2024 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। अभी अब की बात फरवरी में। वहां जो है इन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य, कुल टोटल 6 अवार्ड जीते थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके कारण से जो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से अवार्ड जीतेगा तो निश्चित रूप से जो है ये पाने योग्य है। तो ये उड़ीसा की रहने वाली है, तो इनको जो है ये तैराक की खिलाड़ी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो तैराकी करती हैं। तो इनको ये एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो है क्या होता है, पुरस्कार में 7 लाख रुपया दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये देखिएगा, प्रत्याशा रे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में G4 देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तत्काल सुधार करने का जो है आह्वान किया है। तो G4 देश में कौन शामिल नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन,
यहाँ चर्चा में क्या है, G4 कि मतलब हाँ उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ये इसका बैठक हो रहा था, तो वहां जो है उसमें जो है सुधार करने के लिए कहा है कि हाँ इसका जो है इसमें तत्काल सुधार करना चाहिए। यानी जो है सीधे से कहिएगा G4 के जितने देश हैं उनको भी अस्थायी सदस्य जो है बनाना चाहिए। तो कौन से G4 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो विकल्प में जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य नहीं है। अब आप इसको देखिएगा क्यों सदस्य नहीं है या कब बना था, तो इसके बारे में पूरा आपको हम डिटेल बता दे रहे हैं। अच्छा एक मिनट इसके बारे में, हाँ लगाए हैं, मैप आपका है तो मैप के बारे में आप अभी मैप से आपको बता देते हैं हम। तो ये पीएम मोदी ने जो है 19वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया है। और ये जो है G4 के जितने विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी इस पे जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है इसका सुधार किया जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जोर दिया है। तो संयुक्त G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये देश, आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। ये अभी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ये जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इनको जो है उसमें सदस्यता लेने के लिए सब लोग ये चारों देश के विदेश मंत्री जो है जोर दिए हैं। और पीएम मोदी ने भी इसको संबोधित करते हुए ये कहा है। इसका स्थापना देखेंगे तो 2005 में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है सुधार के लिए इसका स्थापना किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है इसको सुधार किया जाए। क्योंकि एक देश अगर इस मांग करता तो उतना नहीं सुनवाई होता, लेकिन चर्चा देश अगर ऐसे विश्व लेवल पे जो बड़े देश हैं वो ये मांग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सीट की जो है मांग करते हैं, चाहते हैं। तो आप सब जानते होंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अब सॉरी अगले पेज पे बताते हैं जहां से जो है थोड़ा सा बड़ा पेज हो जाए। तो ये देखिएगा ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान। तो ये चार देश इसके सदस्य, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जान लीजिएगा। आप सब जानते होंगे कि आप सब सुने होंगे कि 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। मतलब 5 जो है इनको वीटो, ये हमेशा इसके सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। विश्व लेवल पे किसी देश को जो है आतंकवादी घोषित करना है, क्या घोषित करना, तो ये 5 देश अगर चाहेंगे तो उसको घोषित कर देंगे। यानी इनको जो है वीटो पावर मिला हुआ है। 5 देश, 5 देशों में कौन है आप सब जानते होंगे। 5 देश के बारे में हमको जहां तक लग रहा है सब लोग सुने होंगे। तो यूएसए है, यूके है यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, उसके बाद रूस और चीन। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 5 देश। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कौन है। वैसे ये पूछता नहीं क्योंकि ये अंडरस्टूड है, लगभग सब लोग जानते हैं। तो ये 5 देश इसके हैं, इनके पास वीटो पावर है। लेकिन ये जो 10 देश है ये अस्थायी देश है। अस्थायी मतलब ये होता है कि यहाँ जो है हर 2 साल पे 2 साल के लिए एक सदस्य चुना जाता है। 2 साल के लिए सदस्य चुना जाता है, लेकिन 10 में से 10 का एक ही बार चुनाव नहीं होता है। 5 का जो है अब की साल हो जाएगा, 5 का अगले साल होगा। तो कहने का मतलब अल्टरनेटिव क्रम में जिस तरह से राज्यसभा का वो होता है चुनाव कि मतलब हाँ पूरा सीट खाली नहीं होता, उसी तरह से 5-5 लोगों का चुनाव एक साल में होता रहता। तो एक देश का जो है चुनाव, एक देश का जो है यहाँ अस्थायी अध्यक्ष कह लीजिए 2 वर्ष के लिए होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चीज। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इसको, इस तरह से इसका जो है गठन होता है। तो इसमें अगर यही 5 जो देश है जिनके पास वीटो पावर है, तो इसी में जो है ये 4 देश जो है G4 के देश ये मांग कर रहे हैं कि हमको भी इसमें वीटो पावर दिया जाए, यानी अस्थायी सदस्य बनाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल NPA नेशनल पुलिस अकादमी। तो कहाँ स्थित है, तो आप सब जानते होंगे हैदराबाद में, जहाँ IPS का ट्रेनिंग होता है। तो जितने IPS होते हैं अगर बनने के बाद उनको हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
तो किसे बनाया गया है? अमित गर्ग, सुमित वर्मा, दलजीत सिंह, आलोक शर्मा। सही उत्तर पहला आपका रहेगा, अमित गर्ग। ये है अमित गर्ग, इनको जो है इसका पुलिस अकेडमी का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1948 में इसको स्थापित किया गया था। और जानते ही हैं कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनका जो है कितना योगदान है देश को बनाने में, तो इसके कारण से उनको जो है सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो ये जो है कौन है? अमित गर्ग है। देखिएगा अमित गर्ग यहाँ लिखा भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने मानकटिया समुदाय, या मनकटिया कहीं लिखा है, कहीं के मानकटिया, उसको देख लीजिएगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मनकटिया या मनकडिया जो भी है, इसको मतलब कहने का मतलब ये न्यूज में चल रहा है, ये जनजाति। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको कवर किया गया है। तो मानकडिया या मनकडिया या किडिया, ऐसे जहां भी लिखा रहे, देखिए आप कोई भी देखेंगे तो यहाँ हर जगह तो अलग अलग लिखा रहेगा, तो उसको आप देखिएगा। तो मनकीडिया समुदाय को विशेष रूप से कमजोर आदिवासी पीबीटीजी समूह के दर्जा दिया गया है। मतलब जो ये अगर कोई जनजाति है वो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा जो है वो पिछड़ा हुआ है, उसको खाने के लिए भी मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रहा, तो उसको जो है पीबीटीजी ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा पीबीटीजी कहाँ है, तो अभी आपको बता देते हैं। तो ये जो है सबसे इसमें पीबीटीजी में शामिल कर दिया गया है उसको। तो कौन से जो है ये राज्य में है? तो विकल्प में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा। ये देखिएगा त्रिपुरा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये उड़ीसा सरकार ने जो है इसको इसमें शामिल किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने इसको जो है शामिल किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है ये समुदाय उड़ीसा में जंगलों में आवास अधिकार प्राप्त करने वाला जो छठवां वो बन गया है पीबीटीजी। तो छठवां बन गया है। इम्पोर्टेंट होता है पीबीटीजी समूह जो जंगलों में अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जो है जंगलों से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो जब जंगलों से चलाएंगे तो निश्चित रूप से जो है ये उतना सक्षम नहीं रहेंगे, तो इसीलिए जो है पीबीटीजी समूह में डाला गया। तो ये पीबीटीजी होता है 1975 के आसपास इसका स्थापना हुआ था, कि जो विशेष रूप से गरीब जो आदिवासी हैं उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आप जो है देखेंगे तो ये उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा पीबीटीजी ग्रुप है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसके बारे में आप डिटेल्स जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लगभग 75 पीबीटीजी वहां है, तो इसको और बढ़ा दिया गया तो और एक दो बढ़ गए होंगे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा उड़ीसा है, उड़ीसा का ये भुवनेश्वर राजधानी है। यहाँ कौन सा झील है जो फेमस है, सब लोग जानते होंगे, अगर कमेंट करके बताइए। अगला देखिएगा, हाल ही में भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर कोई देश है जो भारत से सबसे बड़ा हथियार खरीदा, सबसे ज्यादा खरीद रहा है और वो चर्चा में, तो निश्चित रूप से अपने देश से खरीद रहा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विकल्प में है आर्मेनिया, अजरबैजान, फिलीपींस, वियतनाम। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला आर्मेनिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन कर रहा है? आर्मेनिया कर रहा है। आप जानते होंगे आर्मेनिया और अजरबैजान में हमेशा जो है युद्ध चलता रहता है, दोनों देश में जो है जमता नहीं है, तो इसके कारण से जो है ये आर्मेनिया जो है काफी हथियार खरीदता है। ये देखिएगा आर्मेनिया यहाँ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसके बगल में अजरबैजान है। तो हमेशा जो है ये दोनों देश जो है आप देखेंगे विवादों में घिरे रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो ये इसके कारण से जो है ये न्यूज में रहता है। और ये अगर कोई दो देश जो है आपस में भिड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है जरूरी हो जाएगा कि हाँ हथियार वहां लाना चाहिए। जैसे अपने यहाँ देखिएगा, अपने यहाँ हथियार की जो है अपने इंडिया में, तो जो है अपने इंडिया में जो है हथियार की जरूरत है, क्योंकि जो है अपने दो देश पड़ोसी देश जो है किस तरह से, 2 क्या 3 देख ली, बांग्लादेश में भी उसी तरह से हो रहा है। तो आर्मेनिया जो है भारत से आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या मिसाइल, पिनाका मल्टीपल लॉन्च सिस्टम, एंटी ड्रोन उपकरण,
एंटी टैंक रॉकेट, होवित्जर और गोला बारूद जैसे जो है हथियार खरीद रहा, तो इसके कारण से जो है सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन गया आर्मेनिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका लोकेशन भी आपको दिखा दिए। लोकेशन में आप देख लीजिएगा उसके आसपास कौन से झील है, कौन से देश उससे सीमा साझा करते हैं, क्योंकि जो है थोड़ा तबीयत कब सही रहता है तो उतना मतलब विस्तृत नहीं बता मिलता है। अगला देखिएगा, सितंबर 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो अगर सितंबर 2024 को ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा है कि किस माह को जो है, अब अभी तो आप सितंबर चल रहा है तो आप पूरा महीना कई बार पढ़े होंगे कि सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह है, लेकिन तो जब यही 4 महीना बाद पूछा जाएगा किस महीने में पोषण माह मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह, तो आप जो वहां नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए जो है ध्यान दे दीजिएगा, ये जो है राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, तो जो सितंबर में मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो किसके लिए है, तो ये राष्ट्रीय पोषण माह पोषण बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पोषण को तो मनाया जा रहा है पोषण माह, लेकिन राष्ट्रीय पोषण माह कब से मनाया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। विकल्प में 2016, 2018, 2014, 2020। सही उत्तर आपका रहेगा बी, 2018 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जा रहा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। इसको याद करने का तरीका हमको लग रहा है ये है कि जितने जो है अब ये कोई इसमें जो हमको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा तरकीब, तो ये आप देख लीजिएगा सितंबर का, सितंबर महीने में जो है राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इस वर्ष इसका जो फोकस क्या है इस पोषण माह अभियान का, तो फोकस है एनीमिया की रोकथाम करना, वृद्धि निगरानी, सुशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है प्रभावी सेवा वितरण, यानी पोषण भी, पढ़ाई भी और पूरक पोषण पर जो है इसका ध्यान है। तो 2018 से इसको जो है लगातार मनाया जा रहा है। पूरे देश में अभी तक 6 पोषण माह और पोषण पखवाड़े जो है आयोजित किए जा चुके हैं। वर्तमान वाला जो है 7वां है, आपसे बता ही दिए हैं। ये देखिएगा पोषण माह 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है राष्ट्रीय पोषण माह है, इसका जो है पोषण माह का जो फोकस एरिया ये देखिएगा एनीमिया है, उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग है, जो है उसका मॉनिटरिंग करना है, उसके बाद कंप्लीमेंट्री फीडिंग, फीडिंग मतलब होता है खिलाना, उसके बाद पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये भी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, तो ये इसके फोकस एरिया है। और ये आप सब जानते होंगे कि जो है प्रेग्नेंट महिला जो है उनको जो है कितना ज्यादा हेल्थ की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो होलिस्टिक न्यूट्रिशन चाहिए उनको, क्योंकि जो उनके पेट में जो है एक बच्चा भी पल रहा होता है, अगर उनका जो है पोषण उनको सही से नहीं मिलेगा तो जान लीजिए आने वाला बच्चा भी उतना पोषण से युक्त नहीं रहेगा, तो यह उतना जो है कमजोर बच्चा होगा। तो इसीलिए जो है इनका और ज्यादा जरूरी रहता है, तो इसलिए जो इसको भी ध्यान दिया जाता है। तो 1 से 30 सितंबर तक जो है देखिएगा इनको होलिस्टिक न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट वोमेन उनको भी ध्यान दिया जाता है। ये देख लीजिएगा इसका क्षेत्र क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक यानी सेम सेक्स जो है विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। तो विकल्प में है सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम। तो सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड ने ऐसा किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये थाईलैंड मैप में है, बैंकॉक इसकी राजधानी है, तो थाईलैंड ने ऐसा किया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो अपने दोस्तों तक जो है पहुंचा दीजिए, नए के सब लोग पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों तक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे कई सारे नई जानकारी आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।